हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर हम आज पढ़ेंगे बेटा अगला चैप्टर। हमने कल वीडियो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टॉपिक की डाली थी, जिसमें हमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में या क्रैब साइकिल के बारे में, एम्फिबॉलिक पाथवे के बारे में पढ़ाया गया था बेटा। आज हम प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें आर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, रिलेटिव, एब्सोल्यूट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिक हमारा आइडिया ये होगा बेटा कि प्लांट धीरे धीरे कैसे कैसे ग्रो करता है। पहले उसकी वेजिटेटिव फेज आती है, फिर उसकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है, और कैसे सिंगल सेल से वो डेवलपमेंट भी शो करता है और फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें बेटे बना लेता है। ये चैप्टर नंबर 13 है क्लास 11 बायोलॉजी का। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जनरली दो ही पॉइंट्स होते हैं बेटा, जब भी हमें पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। डेवलपमेंट के दो सबसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं। एक, ग्रो करना होता है। ग्रोथ का बेसिक मतलब होता है कि आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ का बेसिक मतलब होता है कि हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज इन साइज जनरली इरिवर्सिबल माना जाता है। इसमें दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं बेटा ग्रोथ करने के लिए। जब भी सेल ग्रो करता है तो इसमें एनाबॉलिज्म भी होता है और कैटाबॉलिज्म भी होता है। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है प्लांट के अंदर, जो उसके साइज को बढ़ाने में काम आती है। विजिबल होती है, यानी कि एनसीईआरटी में लिखा जाता है जैसा कि ये कॉन्स्पिशियस होती है बेटा, दिखती है हमें। जैसे पित्त जो होता है डाइकॉट प्लांट्स में, रूट में हमें कहते हैं इनकॉन्स्पिशियस, दिखता नहीं है, बट यहाँ दिखता है तो उसे कॉन्स्पिशियस भी कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल वो भी हमें हमसे आगे इस पे ग्रोथ पे क्वेश्चन भी पूछेगा तब देखेंगे, है ना। दूसरा, डिफरेंशिएशन, कि सेल जब बढ़ रहा है, अगर सब सेल बढ़ते ही जाएंगे और कोई स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड ही नहीं होगा कि आपको जाके रूट बनाना है, आपको स्टेम, तो वो सारी ग्रोथ सिर्फ एक डिसऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल जैसी हमें दिखेगी। बट वैसा नहीं होता, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारी बॉडी में भी डिफरेंशिएशन होती है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन होती है कि किसको क्या फंक्शन करना है। जब कोई सेल डिफरेंशिएट हो जाता है तो जनरली ऐसा कहा जाता है बेटा कि वो एबिलिटी टू डिवाइड को लूज कर देता है, फिर वो डिवाइड नहीं करता है। इट इज प्रिसाइज एंड हार्डली ऑर्डर्ड सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस क्या है भाई, देखो कि पहले जाइगोट बनेगा, फिर सीड, फिर उससे सीडलिंग, फिर प्लांटलेट, और फिर मैच्योर प्लांट बनेगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं हमारे इसमें सीक्वेंस वाइज। स्ट्रक्चर अराइज इन ऑर्डरली सीक्वेंस, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। देखो, ये सीड या फ्रूट या फ्लावर ये बाद में आ रहे हैं, स्टेम और लीफ पहले आ रहे हैं। इसी को पूछा जाता है कि भाई वेजिटेटिव फेज जो है, स्टेम और लीफ वाली जो फेज है बेटे, वो पहले क्यों आ रही है और बाद की फेजेस बाद में क्यों आ रही हैं। तो सिंपल सा आंसर होता है इसका कि हमें ये जो रिप्रोडक्टिव फेजेस होती हैं, इनको करने के लिए काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो उतनी एनर्जी के लिए हमारे को फोटोसिंथेसिस भी चाहिए होगी, हमें सपोर्ट भी चाहिए होगा। वो जो हैवी सा फ्लावर बाद में आ जाएगा, उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेम भी तो ठीक ठाक लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी तो वो वहाँ पर रुक पाएगा उस स्टेम के ऊपर या ब्रांच, स्टेम की ब्रांच के ऊपर। इसलिए पहले वेजिटेटिव फेज आती है, ताकि वो सारी एनर्जी जितनी हमें चाहिए सीड जनरेशन के लिए या फ्रूट जनरेशन के लिए, और जो सपोर्ट चाहिए हमें उस फ्लावर को सपोर्ट करने के लिए, वो सब पहले ही हम क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाई डज द वेजिटेटिव फेज ऑलवेज प्रोसीड द फ्लावरिंग। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और सपोर्ट चाहिए, वो हम पहले बना लेते हैं। फिर बात आती है जब सीड बनता है तो उसकी जर्मिनेशन की बात पूछी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेज इन प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन ओनली। उस बीज से ही कोई भी कहानी शुरू होती है। कंडीशन से रिक्वायर्ड, सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन जब एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर का लेवल अगर ठीक होगा तो सीड्स बहुत बेटर जर्मिनेट करेंगी। एब्सेंस होंगी अगर ये वाली कंडीशंस बेटा, तो वो जनरली अपने आप को सस्पेंड कर लेती हैं, अपनी ग्रोथ को रोक लेती हैं थोड़े दिन के लिए, जब तक कि दोबारा से सेम कंडीशंस ना आ जाएं। राइट, ग्रोथ रेस्ट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंडीशंस जैसे ही रिटर्न करते हैं, नॉर्मल होती हैं, फिर से वो ग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, इसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। फेवरेबल और अनफेवरेबल में कैसे होती है, पहला स्टेप। ये बीन प्लांट का एनसीईआरटी में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है दिखाने के लिए कि चीज़ें कैसे ग्रो करती हैं। तो देखो, शुरू में सब कुछ सॉइल के नीचे है पहली स्टेज में। दूसरी स्टेज में आप देखोगे तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तो नहीं बने हैं, बट कॉटलिडन्स हैं जो कि लीफ लाइक ही होते हैं, एनर्जी देते हैं प्लांट को जब तक कि ट्रू लीव्स ना बन जाए। और अब लास्ट स्टेज में देखोगे बेटा तो बिल्कुल ट्रू लीव्स आपको बनी हुई दिखती हैं। तो ये पहले, और देखोगे आप शुरुआत के स्टेज में कॉटलिडन नीचे है, बाद में कॉटलिडन ऊपर चला गया। जो कॉटलिडन के नीचे स्टेम का हिस्सा है या पार्ट है प्लांट के अंदर, हाइपोकोटाइल, जो उसके ऊपर है उसे क्या बोलते हैं, एपीकोटाइल।
तो सीड कोट क्या होता है, वही टेस्टा और टेगमेन होता है जो हमने प्लांट वाले यूनिट में पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाले यूनिट में पढ़ा था। तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या डायग्राम दिखाया गया है। जनरली प्लांट्स में एक ही होता है, तो हाइपोकोटाइल हुक या एपिकोटाइल हुक, बट यहाँ पे दोनों होते हैं। हुक इसलिए होता है कि अगर टिप ऐसे रहेगी तो डैमेज हो जाएगी। इस टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर्व कर लेते हैं अपने आप को, उसे हुक फॉर्मेशन बेटे कहा जाता है। तो ये सीड जर्मिनेशन की बात हो गई भाई। आगे देखते हैं बेटा। तो हमें बताया जाता है प्लांट ग्रोथ जनरली इनडेटर्मिनेट होती है, यानी कि कोई लिमिटेड नहीं है, ये कितना भी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट के सारे ही हिस्से, नहीं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इसमें जो लीफ है, फ्लावर, फ्रूट है, इनकी तो लिमिटेड है, लेकिन जो रूट और स्टेम की एक्सेस हैं वो हमेशा ग्रो करती रहती हैं। उनके पास हमेशा अपाइकल मेरिस्टम्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ बेटा हमेशा होती रहती है। तो यूनिक कैपेसिटी, अनलिमिटेड ग्रोथ, हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? मेरिस्टम या डिवाइडिंग सेल्स के कारण होता है। मेरिस्टमेटिक सेल्स जो होते हैं, कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। सेल्फ परपेचुएट मतलब अपना नंबर खुद ही बढ़ाना, जैसे ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर खुद ही बढ़ाते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी, कभी भी ग्रोथ क्लोज नहीं होती। इफ द मेरिस्टम सीजेस टू डिवाइड, है ना, एक ही चांस होगा जहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी, मेरिस्टम सीज टू डिवाइड। ये जो एपेक्स टिप पे मेरिस्टम है उसे कोई एनिमल आके खा लेगा, तो फिर आगे ग्रोथ नहीं होगी बेटा, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर मान लो स्टेम का, शूट का ही हम लेके चलते हैं, तो शूट में स्टेम में क्या होता है, ऊपर ग्रो करते रहते हैं वो मेरिस्टम सेल्स, और जो नए सेल्स वो बनाते हैं उन्हें नीचे छोड़ते हुए चले जाते हैं और खुद ऊपर ग्रो करते रहते हैं। उन्हीं रिमेनिंग जो सेल्स भी नीचे रह जाते हैं वही बाद में हमारी साइड एक्सेस फ्लावर या लीव्स वगैरह को बनाने में मदद करते हैं। आगे चलते हैं भाई। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की बात समझ में आ गई। जो सेल्स पीछे रह जाती हैं या जो शूट अपाइकल मेरिस्टम के सेल्स हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? लीफ प्रिमोर्डियम। जैसे रूट में कौन प्रोटेक्ट करता है? रूट कैप। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमें पता होनी चाहिए। लीफ बनने से पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया जाता है। बच्चे को लगता है भाई शूट अपाइकल मेरिस्टम में तो एरो अपवर्ड होनी चाहिए, बट एरो डाउनवर्ड होती है। फिर बच्चे को लगता है भाई रूट अपाइकल मेरिस्टम है तो एरो नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन एरो कहाँ है? एरो अपवर्ड है। सिंपल सी एक ही लाइन आपको इसके लिए याद रखनी होती है बेटा हमेशा, कि जो शूट अपाइकल मेरिस्टम है उसमें सेल को पुश किया जाता है डाउन टू ग्रो अप, टू ग्रो अप। और जो रूट अपाइकल मेरिस्टम है बेटा, रैम, उसमें सेल को पुश किया जाता है अप टू ग्रो डाउन, राइट। जैसा हमने रूट के जोन्स पढ़े भी थे, जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन। तो मेरिस्टम का सेल आप ध्यान दो कि अगर हम ऐसे जोन्स बांटें वो रूट वाले, अगर आपको ध्यान हो, जो हमने एक बार पढ़े भी थे, अगर ऐसे जोन्स हैं तो सबसे नीचे मेरिस्टम आता है, फिर इलोंगेशन और फिर मैचुरेशन। तो यही तो हम पढ़ते थे कि मेरिस्टम के सेल्स जो हैं उसमें से कुछ सेल्स, उसके पास वाले सेल्स क्या होंगे? ग्रो कर जाएंगे। यानी ये सेल्स को डिवाइड करता रहता होगा और ऐसे ऊपर की तरफ भेजता रहता होगा, फिर यहाँ से और ऊपर चले जाते होंगे। और ऊपर जो रूट है वो ऊपर रूट पूरे की पूरी जुड़ी हुई होती है किसके साथ? सॉइल के साथ। तो जब ये सेल्स को बना बना के ऊपर भेजता होगा तो ऊपर तो कहीं मूव कर नहीं सकते वो सेल, वापस नीचे ही प्रेशर डालते होंगे कि आप नीचे और ज्यादा मूव कर लीजिए। इसलिए ये जो एरो है बेटा, ये उसी बात को रिप्रेजेंट करती है हमारी, कि नए सेल्स बनाकर हम उन्हें पुश अप करते हैं, फिर ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उस प्रेशर से हम नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। सेम हम शूट के केस में करते हैं। जो यहाँ पर टिप पे सेल है जो दो में डिवाइड करेगा, वो सेल बना के नीचे छोड़ता चला जाएगा और ऊपर मूव कर जाएगा, फिर दो, फिर और ऊपर, ऐसे वो मूव करता रहेगा। जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो नीचे आते चले जाएंगे, बाद में वो लीफ या रूट, लीफ या स्टेम वगैरह बनाने के हमारे काम आते हैं। और जो ऐसे साइड में ग्रोथ करवाते हैं बेटा, उन्हें लैटरल मेरिस्टम कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल होता है कौन? वेस्कुलर कैम्बियम। रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ में ज्यादा रोल निभाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम वगैरह सेकेंडरी ग्रोथ में ज्यादा रोल निभा पाते हैं, यानी गर्थ या थिकनेस बढ़ाना। इट इज जस्ट लाइक बेटा कि कोई अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग बिल्कुल सीधी है, वो ठीक है ऊंचाई, बट ऐसे साइड में ग्रो करना है तो हमें वेस्कुलर और लैटरल कैम्बियम्स की जरूरत पड़ती है ना। तो ये डायग्राम आपको बच्चे क्लियर होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है।
फिर बात आती है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रोथ, जो बात मैंने ऑलमोस्ट आपसे वैसे तो कर भी ली बेटा। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है दो, रूट और शूट अपाइकल मेरिस्टम। फंक्शन क्या है? इलोंगेशन ऑफ द प्लांट, लेंथ। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट प्लांट्स में होती है, जिम्नोस्पर्म्स में हो सकती है। मेरिस्टम देखो मैंने अभी बताया था सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन होगा? लैटरल यानी साइडवेज, दो होंगे वेस्कुलर और कॉर्क। इसका काम होता है गिर्थ बढ़ाना या विड्थ को इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना बेटे? विड्थ को इंक्रीज करना। और इसका काम होता है बेटा लेंथ में इंक्रीज करना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, बट ये नहीं कि सारे पार्ट्स, कुछ पार्ट्स के पास होती है वो कैपेसिटी कि हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ये भी हमें बताया जाता है। और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर लीफ ग्रो कर रही है, ठीक है, लीफ की एक्सपेंशन तो ग्रोथ है, बट क्या एक वुड में पानी चला जाए और वो फूल जाए तो क्या वो भी ग्रोथ है? नहीं, क्योंकि वो कोई सेल डिवीजन से होने वाला प्रोसेस नहीं है, उसमें कोई एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म नहीं है, वो डेड सेल के अंदर हो रही है। जबकि हमारा जो प्रॉपर्टी ग्रोथ है वो लिविंग सेल के अंदर होती है, उसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म देखा जाता है, तो वो ग्रोथ नहीं होती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि क्या ग्रोथ मेजरेबल है, तो हमें बताया जाता है कि प्रिंसिपली इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म को सेलुलर लेवल पे हम ग्रोथ कहते हैं। बट कितना इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ इसको कैलकुलेट करना कई बार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है बेटा। तो हम क्या करते हैं फिर हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स देखते हैं जो इस ग्रोथ के क्या हों, विच आर प्रोपोर्शनल टू इट। हम क्या मेजर करते हैं? मेजर पैरामीटर्स which are proportional to it, जो हमारे इस प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के साथ प्रोपोर्शनल रहेंगे। जैसा उसने वर्नियर कैलिपर भी आपको लगा के दिखाने की कोशिश करी है कि हम कैसे ग्रोथ मेजर करते हैं। जैसे अगर प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, फ्रेश और ड्राई वेट दोनों। प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा तो बेटा लेंथ, एरिया और वॉल्यूम भी बढ़ेगी सेल की, या सेल का नंबर भी बढ़ सकता है, बाद में डिवाइड करेगा n/c रेशियो को मेंटेन करने के लिए। देखो ये वजन के लिए दिखाया है ना, ये लेंथ नापने के लिए दिखा दिया, ये नंबर के लिए दिखा दिया कि कितना सेल का नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम मेजर करते हैं बेटा ग्रोथ को। तो फिर हमारे पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा, जैसे सिंगल मेज रूट अपाइकल मेरिस्टम है ना। मेज जो रूट अपाइकल मेरिस्टम है, जो यहाँ सेल्स हैं बेटा, वो 1 घंटे में कितने सेल्स बनाते हैं? इतने। तो नंबर ऑफ सेल मैं मेजर कर सकता हूँ। जो मैंने कहा था ग्रोथ को मेजर करने के लिए मैं प्रोपोर्शनेट तरीके इस्तेमाल करूंगा, उसमें से एक क्या है बेटा? ये है। दूसरा होता है सेल्स इन ए वाटरमेलन। तो साइज जब बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है? 3500000 इतने टाइम्स साइज बढ़ सकता है जब सेल बढ़ता है। तो पॉलन ट्यूब मेजर्स इन टर्म ऑफ लेंथ, की लंबाई कितनी है पॉलन ट्यूब की, वैसे देख लेंगे हम कितनी बड़ी है टाइम के साथ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में हम सरफेस एरिया काउंट कर लेंगे कि पहले लीफ इतनी थी अब इतनी है, तो हमें साफ दिख रहा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम एग्जैक्ट प्रोटोप्लाज्म तो किसी में नहीं नाप रहे, बट उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे हम आइडिया लगा रहे हैं, जैसे कि लेंथ देख रहे हैं पॉलन ट्यूब की, वॉल्यूम देख रहे हैं डॉर्सी वेंट्रल लूफ के, नंबर देख रहे हैं मेज के अंदर, या साइज देख रहे हैं वाटरमेलन के अंदर बेटा। तो हमें साइज कैसे चेक करना है, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इस डायग्राम को समझना है। प्लांट ग्रोथ इनडेटर्मिनेट होती है, उसका क्या मतलब है, और सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब है। फिर आते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। 3 मेन फेजेस आते हैं जब भी हम ग्रो करते हैं, हमारे पास 3 मेन फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, जो मैंने अभी दिखाया था आपको रूट के अंदर भी, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा होता है इलोंगेशन, जो उसके पास वाला होता है। तो आप देखोगे यहाँ वैक्यूल का साइज कम है, यहाँ वैक्यूल का साइज बेटा बढ़ गया है। हमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पर वैक्यूल का साइज बढ़ गया है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, बट ये सब फ्यूज करके बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। और फिर लास्ट होता है मैचुरेशन फेज। तो 3 फेजेस होते हैं किसी भी सेल के अंदर, मेरिस्टम, इलोंगेशन और मैचुरेशन। रूट के अंदर मेरिस्टम वाले डिवाइड करके ऊपर पहुंचते रहते हैं, फिर उसके ऊपर, तो इसलिए वो रूट में एरो ऊपर की तरफ हमें दिखाई गई थी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें एक चीज बोली जाती है कि क्या हमें पैरेलल लाइन टेक्नोलॉजी के बारे में पता है।
तो उसने देखो बेटा यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करी इक्वल डिस्टेंस पे स्टार्टिंग में जब ये ग्रो कर रहा था, है ना। कितनी लाइन ड्रॉ करी? 3 3 6 8 लाइंस ड्रॉ उसने करी। जो लाइंस एकदम रूट की टिप पर थी, यानी कि बेटे यहाँ पर थी, उनमें देखो बाद में भी कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं आया। मान लो इन दो का शुरू वाले का नाम रख दिया ए और बी। लेकिन जो थोड़ा ऊपर थी, यानी जो इलोंगेशन जोन होना चाहिए था, वहां देखो, वहां बी और सी के बीच में गैप बहुत ज्यादा है ना, और ये भी गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर वापस मैचुरेशन जोन में जाने लगा, यानी मैं इन लाइंस के पास जाने लगा, फिर से मेरा गैप बिटवीन द टू लाइंस क्या हो गया? कम हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक, कि जब ग्रोथ होती है तो तीन हिस्सों में हम देख सकते हैं, पहले नीचे जितना पहले क्लोज थी, बाद में भी लाइंस ग्रो होने के बाद भी उतना ही क्लोज है। दूसरा जिसमें गैप बिटवीन द लाइंस बढ़ गया है, और तीसरा जिसमें अभी भी कांस्टेंट ही हैं चीजें। तो इसे पैरेलल लाइन टेक्निक कहते हैं। जोन्स ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। सबसे ज्यादा बी सी डी वाले में इलोंगेशन में दिखती है, ना मैचुरेशन वाले में ना इसमें। ओवरऑल साइज देखोगे तो देखो ये छोटा दिख रहा है, और ये पूरी ग्रोथ आपको नजर इसमें आ रही होगी। तो ये पैरेलल लाइन टेक्निक होती है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बेटा कुछ भी नहीं लिखा जाता, बट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है बहुत बार, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हम क्यों करते हैं। तो जोन ऑफ इलोंगेशन पता करने के लिए कि कौन सा एरिया जोन ऑफ इलोंगेशन बाद में बन रहा है या कौन सा है, तो हमें पता चल गया। फेज 1 मेरिस्टेमेटिक फेज, जैसा मैंने आपको बेटे समझाया था अभी 2 मिनट पहले भी, इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर रूट और शूट अपेक्स जो होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स होंगे भाई इस ग्रुप में, है। की कैरेक्टर क्या है? सेल प्रोटोप्लाज्म में रिच होते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विजिबल होता है। प्राइमरी इन नेचर एंड सेलुलोजिक। प्राइमरी का मतलब होता है कि एक्सपेंसिबल है, सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है, प्राइमरी एक्सपेंसिबल होती है। जब उस पर टर्जर प्रेशर लगता है, वैक्यूल पानी को इम्बाइब करता है, बड़ा होता है, तो साइटोप्लाज्म को पुश करेगा तो वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, वॉल्स और ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, वैसे वाली बात। कनेक्शंस, नए सेल्स हैं, ग्रो करना है, तो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा, यानी वो चीज़ें जो दो बराबर वाले सेल्स को कनेक्ट करके रखती हैं साइटोप्लाज्म्स को, उनका नंबर भी बेटा मेरिस्टेमेटिक फेज में हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म, डेस्माटा मतलब बॉन्ड बिटवीन द साइटोप्लाज्म, वो चैनल्स जो साइटोप्लाज्म्स के बीच में बेटा बॉन्ड बनाए रखते हैं। फिलोंगेशन फेज बिल्कुल पास में होते हैं मेरिस्टम के, ये जस्ट नेक्स्ट या प्रॉक्सिमल कहते हैं जिसको, अवे फ्रॉम द टिप, थोड़ा सा दूर। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, देखो वैक्यूल का साइज जो है बेटा काफ़ी हद तक इसमें बढ़ गया होता है। सेल इनलार्ज हो चुके होते हैं पहले से, आप देख लो पहला सेल और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि यहाँ सेल्स बहुत छोटे छोटे से थे और यहाँ सेल्स का साइज काफ़ी बड़ा है, और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन भी यहाँ पर हो गई होती है। तो 3 डिफरेंसेस होते हैं बेटा ये। फिर मैचुरेशन फेज आती है, एपेक्स से थोड़ा और दूर, फेज ऑफ इलोंगेशन के पास, मैक्सिमम साइज पे पहुंच चुके होते हैं हम। वॉल थिकनिंग मैक्सिमम, देखो सेल वॉल थिकनिंग दिखा रहा है, मैक्सिमम हो चुकी होती है। प्रोटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन हो चुकी होती है। जो हमने अर्लियर क्लास में अब तक पढ़े होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह, वो सब जनरली इसी फेज के हिस्से होते हैं। इसी फेज पे हमने सेल्स को पढ़ा होता है सब मॉडिफिकेशन के बाद। ये वो लास्ट लाइन में हमें कह रहा है। तो 3 फेज हो गई, मैरिस्टम छोटे वैक्यूल, इलोंगेशन बड़े वैक्यूल, और फाइनल पूरा स्ट्रक्चर इज मैचुरेशन फेज। और पैरेलल लाइन टेक्निक हो गई बेटा, जिसके दम पर हम इसे बांटते हैं अलग अलग हिस्सों में। फिर की टेकअवेज क्या है देखो, तो डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन होती है। मेजरमेंट डाटा कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म को नहीं देख पाते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है, फेजेस ऑफ ग्रोथ होती है, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही इंडिटर्मिनेट है, बट हाँ थोड़ी सी ग्रोथ के मामले में हम इस बात को समझ पाते हैं कि कुछ तो बेटर हो रहा है। तो ये हमें समझ में आ जाता है बहुत आसानी से कि ग्रोथ कैसे कैसे होती है, ऑर्डरली या सीक्वेंस में होती है हमेशा, प्लांट की ग्रोथ मेजरेबल है, इनडिटर्मिनेट है वगैरह। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज ग्रोथ रेट? अगर हम इसकी बात करते हैं कि ग्रोथ रेट है क्या, तो भाई इंक्रीज ऑफ ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट। इसके 2 मेथड होते हैं इसको नापने के, एक अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, एक ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे चलती हैं चीज़ें। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे, है ना।
जैसे देखो एनसीईआरटी में ये बड़ा क्लासिकल डायग्राम दिखाया जाता है, बच्चा बहुत बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाता है। सिंपल सी बात है बेटा कि एक सेल देखो, पहले कितने थे सेल, ये था एक, अगला कितना हो बने दो, फिर कितने बने तीन, फिर कितने बने चार, फिर कितने बने पांच। तो लीनियर ग्रोथ है अर्थमेटिक। इसमें देखो 1 2 4 8 16, ये कैसी है ज्योमेट्रिक। हमारा एम्ब्रियो वगैरह भी पहले ज्योमेट्रिक दिखाता है, बाद में एडल्ट स्टेज में आकर हम अर्थमेटिक ग्रोथ दिखाते हैं। इसमें सारे के सारे अगर आप ध्यान दोगे तो सारे के सारे डार्क ब्लू हैं। डार्क ब्लू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से। इसमें अगर आप देखोगे बेटा तो ये वाला डार्क ब्लू है, लेकिन इसका एडिशन लाइट ब्लू है। डार्क ब्लू वाला हर एक में एक ही है, बाकी सब क्या है लाइट ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स हैं। इट इज जस्ट लाइक कि पहले एक सेल था, उसने डिवाइड किया, दो सेल बनाए, 1 and 1। अब वो कहता है अरिथमेटिक के अंदर ये रूल है कि इसमें से ये जो है परमानेंट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ये फिर आगे डिवाइड करेगा, फिर से वही होगा एक और एक, ये तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहा, ये फिर से परमानेंट हो जाएगा। तो अगर इस स्टेज पर एक सेल था तो इस स्टेज पर कितने सेल हैं, दो। अब अगर दो हैं तो फिर से आगे देखो कितने हो जाएंगे, ये एक तो अब दो में डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पर दो ही मिले नए, और एक ये पिछले वाला था ही, तो टोटल कितने हो जाएंगे तीन। ऐसे बढ़ता रहता है 1 2 3 4 5। ये देखो जब जाइगोट डिवाइड होगा तो पहले ज्योमेट्रिक फेज आएगी, बाद में अर्थमेटिक फेज आएगी, जब डिवाइड करने की एबिलिटी लूज हो जाएगी। जो वर्टिकल एरोज होती हैं अर्थमेटिक में वो मेरिस्टेमेटिक को रिप्रेजेंट करती हैं, डायगोनल वाली जो है बेटा वो परमानेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में क्या कंपैरिजन हो सकता है। अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में देखो, थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, An organism can produce cells in two primary ways, arithmetic and geometric। दो पैटर्न होते हैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। वही यहाँ पर भी देखो सिखाया था मैंने आपको, वही चीज़ है कि सेल अगर डिवाइड होगा तो एक आगे डिवीजन में चला जाएगा, एक डिफरेंशिएट कर जाएगा, यानी एबिलिटी टू लूज डिवाइड हो जाएगी। इसमें सारे के सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ज्योमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ हमें नजर आती है। अर्थमेटिक ग्रोथ माइटोटिक सेल डिवीजन ही है एक तरीके की। डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, एक जो होती है बेटा वो डिवाइड करती है ना, और जो दूसरी होती है बेटा वो डिफरेंशिएट या मैच्योर करती है। क्लासिकल एग्जांपल इज रूट एलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, राइट। तो देखो एक तो इस लूप में रहता है सेल, घूमता रहेगा बार बार, और एक आगे डिफरेंशिएट और मैच्योरेशन की तरफ बढ़ता है। लीनियर ग्राफ आएगा 1 2 3 4 5, देखो ऐसे ही बढ़ेंगे हाइट ऑफ प्लांट टाइम के साथ। लीनियर कर्व इसका फीचर होता है। इक्वेशन ये मानी जाती है, लेंथ टाइम टी, मान लीजिए आज 15 तारीख है सपोजिंगली, 15 तारीख को उसकी हाइट है कुछ पर्टिकुलर, या आपसे पूछा जाए कि आज कितनी है, तो L0 वो आप गिनेोगे कि 14th को कितनी थी, 14 से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो एट टाइम टी टाइम 0 आर टी, आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, तो कितनी बड़ी होगी, उतनी बड़ी होगी जितना पर यूनिट टाइम में बढ़ती है। मान लीजिए 14 तारीख को 6 मीटर का था प्लांट, और वो हर 1 घंटे में 1 मीटर बढ़ जाता है, तो अगले 24 घंटे में कितना बढ़ चुका होगा 24 मीटर, तो नई लेंथ हो जाएगी 30 मीटर ऐसे। हालांकि जो ये ग्रोथ रेट होती है बेटा, इसे हम दो तरीके से काउंट करते हैं, वो अभी हमें पढ़ाया जाएगा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है भाई, माइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें दोनों सेल्स, एक नहीं दोनों के पास एबिलिटी रिटेन रहती है टू मल्टीप्लाई, कि एक से दो बने तो उन दोनों ने आगे जाके और डिवाइड करके सेल से बनाए। इसके अंदर जो पहली फेज होती है, जब थोड़ी देर के लिए आप डिवाइड नहीं करते हो, एक्यूमुलेट करते हो मटेरियल को डिवाइड करने से पहले, उसे लैग फेज कहते हैं। फिर लॉग फेज कहते हैं या ज्योमेट्रिक ग्रोथ फेज कहते हैं। और फिर जो स्टेशनरी फेज आती है यानी कि अर्थमेटिक ग्रोथ फेज आ जाती है, कि 1 2 3 4 5 यानी लेवल सेम ही रहेगा, लीनियर बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ेगी। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल भी बेटा कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, लैग फेज, इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, लॉग या एक्सपोनेंशियल, एंड स्टेशनरी फेज। क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाती है तो फिर हमारी ग्रोथ एक जगह पे बेटा स्टैटिक हो जाती है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात हो गई, अर्थमेटिक ग्रोथ की बात हो गई। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में सिग्मॉइड कर्व आता है, अर्थमेटिक ग्रोथ में हमारा लीनियर ग्रोथ कर्व आ रहा था, हमने देखा था।
तो ये सिग्मॉइड कर्व आता है, लैग एक्सपोनेंशियल स्टेशनरी टाइम साइज या वेट के अकॉर्डिंग। व्हाट काइंड ऑफ कर्व शोइंग सीजनल एक्टिविटीज हैव, तो प्लांट जो सिग्नल एक्टिविटीज दिखाता है बेटा वहां पे भी सिग्मॉइड कर्व ही दिखता है। जो हम एनुअल रिंग फॉर्मेशन वगैरह की बात करते हैं प्लांट्स में कई बार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल एनवायरनमेंट, चाहे वो ईस्ट की पॉपुलेशन हो या ट्री वाली ये जो हमने बात करी, इन सब में जनरली बेटा हमें यही कर्व दिखता है। सेम कर्व हमें ऑक्सीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में भी नजर आता है। एक्सपोनेंशियल की उसकी तो सिंपल सी इक्वेशन थी, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी होता है। आर का मतलब ग्रोथ रेट या एफिशिएंसी, कि मटेरियल मिलने पर, रॉ मटेरियल मिलने पर कितने फास्ट, कितनी स्पीड से हम लोग नया प्लांट का जो रूट स्टेम लीफ या स्ट्रक्चर्स है उसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे एफिशिएंसी इंडेक्स कहते हैं। बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम्स इज ई, W1 is final size, W0 is initial size, T is time of growth, R is the relative growth and measures the ability to produce a new plant material, new leaf, new root stem, ये कितने जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं इसको हम डिटरमाइन करते हैं R से। और उसने एक वर्ड यूज किया है रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है भाई, कि जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी कि एक पौधा 5 सेंटीमीटर का है वो कल तक 10 का हो गया, एक पौधा 50 सेंटीमीटर का है वो 55 का हो गया। तो भाई वैसे तो दोनों 5-5 सेंटीमीटर ही ग्रो करा है, बट वैसे देखोगे तो इसने अपना साइज रिलेटिवली डबल कर लिया और इसने डबल अभी नहीं करा है। इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इनिशियल साइज जैसे यहाँ पे 5 है और बाद का साइज 10 है ना, और यहाँ पर 50 और 55 है, तो आप देखोगे कि उसमें गैप डबल का है और उसमें गैप सिर्फ 5। रेशियो निकालोगे तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। कंपैरिजन कैन बी मेड इन 2 वेज। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कि आपने अपना अपना मेजर कर लिया बस। रिलेटिव ग्रोथ रेट जब आप कंपेयर करते हो उसको किसी एक कॉमन बेसिस पर किसी दूसरी ग्रोथ से, तो उसे बोलते हैं कंपैरेटिव ग्रोथ रेट। ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज, जैसे देखो वहां पर जब 5 से आपने 10 करा तो आपकी ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर की, तो ग्रोथ लिख दिया 5, डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज भी 5 था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100% ग्रोथ हो गई जी, डबल हो गया। इसको देखो दूसरे केस में भी ग्रोथ तो 5 ही हुई है, लेकिन इनिशियल साइज 50 था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहां पर वैल्यू आएगी 10। तो इसलिए रिलेटिव ग्रोथ रेट बेटा मुझे पहले वाले केस में क्या होगी, ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू द सेकेंड केस, ऐसा हम कह सकते हैं। और यही देखो उसने यहाँ पर आपको समझाया भी है बेटा कि यहाँ 100% ग्रोथ है, यहाँ पर सिर्फ 10% ग्रोथ है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में देखोगे तो दोनों ने सेम ही करा है, बट रिलेटिव ग्रोथ रेट में देखोगे तो लीफ ए ने जो है वो लीफ बी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रोथ करी होती है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, एसेंशियल एलिमेंट्स वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट तो चाहिए ही, तभी आपका प्लांट बेटा ठीक से ग्रो कर पाता है। रिक्वायर्ड फॉर सेल एनलार्जमेंट वया टर्जिडिटी, है ना, वही जो मैंने समझाया था कि वैक्यूल्स जब अंदर आएंगे तो वैक्यूल से बड़ा होगा, बड़ा होगा तो ये फोर्स, वाटर जब अंदर आएगा, देखो वाटर अंदर आ गया तो अब ये साइटोप्लाज्म पे पुश लगाएगा, और जब ये साइटोप्लाज्म पे पुश लगाएगा बड़ा होने के बाद तो सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा, सेल ग्रो करेगा, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे वो एक्सपेंसिबल होता है, पैक्टिन का उसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट होता है, पोरस होता है वो। फ्लैसिड सेल हो गया, देखो अभी साइटोप्लाज्म में प्रेशर ही कम लगा पाएगा क्योंकि वाटर बाहर निकल चुका है, तो फिर ग्रोथ भी आपकी कम ही होगी। जो सेल हमारा एकदम स्टैटिक रहता है, विल्टिंग नहीं करता है, वो स्टर्जर प्रेशर, इंटरनल प्रेशर की वजह से ही उस फॉर्म में, रिजल्ट फॉर्म में हमेशा सेल हमें दिखता है, या इरेक्ट फॉर्म में हमें सेल दिखता है। टर्जिडिटी हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ, मेंटेन्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस, यानी पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और पौधे के लिए भी। ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन होगा तो देखो हम जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे कि एनर्जी मिलेगी तो हम काफ़ी सारी मूवमेंट्स कर पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ में, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हर पर्टिकुलर प्लांट का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इवन हमारा लिविंग बॉडी एनिमल है, हमारा भी 37 डिग्री का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर इससे हम डेविएट करेंगे बेटा तो हमारे प्लांट के लिए सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से बहुत सारे एंजाइम्स या इवन क्लोरोफिल पिगमेंट भी डैमेज हो सकता है अगर हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो।
अदर फैक्टर्स जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, प्लांट हमेशा लाइट की तरफ बेंड करने की कोशिश करता है, ग्रो करता है। ग्रेविटी की तरफ करता है तो ग्रेविटोट्रॉपिज्म कह देते हैं हम, या जियोट्रॉपिज्म कह देते हैं। तो ये सब बातें हमें समझाई गई बेटा कि प्लांट को ग्रो करने में कौन कौन मदद कर सकता है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। फिर देखो की टेकअवेज क्या है हमारे इस वाले पैराग्राफ से। अर्थमेटिक कांस्टेंट ग्रोथ रेट होती है, इसमें ग्रोथ रेट बेटा एक्सपोनेंशियल होती है। एफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब होता है कि ग्रोथ पर इनिशियल साइज के हिसाब से कितनी ज़्यादा हुई है या कम हुई है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव एंड टर्जिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल एक्सटेंशन ग्रोथ। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, कि जो सेल, एक सेल तो मेरिस्टम में से डिवाइड करता रहता है, दूसरा डिफरेंशिएट करना चला जाता है। तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है बेटा, तो वो आपको कहते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वो सेल जो रूट अपाइकल या शूट अपाइकल मेरिस्टम से डेराइव होते हैं, अगर वो डिवाइड आगे ना करके उस लूप को छोड़ के डिफरेंशिएट यानी स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाएं, जिसका मतलब होता है अभी आगे डिवाइड नहीं करेंगे, उन सेल्स को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी बेसिकली ये सेल अगर सेल साइकिल की भाषा में बोलें तो क्यू नॉट फेज में चले गए हैं। कई बार ये टेम्पररी जाते हैं, कई बार ये परमानेंट जाते हैं, जिससे हम जी नॉट फेज कहते थे, क्यू नॉट कह रहा हूँ सॉरी, जी नॉट फेज कहते थे। जीवन में से कई बार सेल निकल के जी नॉट फेज में चला जाता है। लीवर सेल वगैरह ऐसा टेम्पररी करते हैं और हार्ट सेल्स वगैरह में ऐसा परमानेंट होता है, हमने तब भी पढ़ा था। ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे सेल वॉल थिकन हो जाती है विथ सेकेंडरी लेयर्स, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है क्योंकि उसे लिविंग काम कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट उसे डिवाइड अप करना होता नहीं है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। फिर क्या क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के दौरान, तो जैसे मैंने समझाया बेटा, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ट्रैकरी एलिमेंट बन जाता है जो जाइलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, डेड सेल होता है, सेल वॉल मॉडिफिकेशन हो जाती है बेटा, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा लिग्निन आ जाता है सडनली, वाटर को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लेके जाना है ऊपर तक, वो ट्रैकिया का फंक्शन है, ट्रैकिड्स का, वेसल्स का जाइलम के अंदर, इसलिए उसकी वॉल में बहुत ज़्यादा लिग्निन आ जाता है कि वो जब कोहेशन टेंशन ट्रांसपरेशन पुल मॉडल लगेगा तो उस टेंशन को वो बर्दाश्त कर पाए जाइलम का स्ट्रक्चर। डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो एक बार जी नॉट में चला गया, क्या वो सेल दोबारा आ जाएगा हमारे लिए, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी, वो अगर रिगेन कर ले टू डिवाइड अंडर सर्टेन कंडीशन, जरूरत पड़ने पर, है ना, सोया हुआ था, उठ गया वापस, क्वाइट चुप था, बोलने लग गया। इसके दो बहुत क्लासिकल एग्जांपल होते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो मेडुलरी रेज हम पढ़ते थे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, डाइकोट स्टैम के अंदर स्पेसिफिकली पढ़ते थे, जैसे कंजक्टिव टिश्यू रूट में पढ़ते थे और स्टैम में मेडुलरी रेज, कि जाइलम फ्लोएम जो होते हैं हमारे रिंग में, जाइलम फ्लोएम इनके बीच में मेडुलरी रेज आती हैं फ्रॉम द सेंट्रल पिथ, उस पोजीशन पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं। कॉर्क कैम्बियम जनरली लेटर ऑन फेजेस में बनता है, इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर एनुअल रिंग बनाते हैं। और कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो जब सेल एक्सपेंड करता है तो उसकी जो ऑलरेडी सेल वॉल या जो स्किन की लेयर है वो हट जाती है, उसको जो नई वॉल बनाकर देता है, फेलिडम वगैरह बनाकर देता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। कौन, कॉर्क कैम्बियम वगैरह, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के हिस्से ज़्यादा होते हैं ये। तो ये दो एग्जाम्पल्स होते हैं डी डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया। री डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि जो सेल्स अभी अभी डी डिफरेंशिएट हुए हैं, जो सेल्स अभी अभी डी डिफरेंशिएट हुए हैं, जैसे लीवर सेल्स जो रुक गए थे अब दोबारा ग्रो करने लग गए हैं, अब अगर उन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स से ऐसे सेल्स बनने लगे जो आगे जाकर फिर से डिवाइड नहीं करेंगे, यानी अपनी डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी पे वापस लौट जाना, उसको बोलते हैं बेटा री डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन। इनके एग्जांपल्स क्या हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम, है ना। देखो जनरली हम कहते हैं जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम यहाँ होता है, इसलिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ही बनता है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है बेटा, तो उसमें हमें कोई खास दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन, प्लांट्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट देखा जाता है बेटा, जिसे हम ओपन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि वो ग्रो करता रहता है सदा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है उसके कुछ हिस्सों में, इनडिटर्मिनेट होती है और डिटर्मिनेट, है ना। इनडिटर्मिनेट कहाँ कहाँ होते हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जहाँ मेरिस्टम्स होंगे। डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ओपन बिकॉज सेल टिश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द सेम मेरिस्टम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी, राइट।
इस एक ही मेरिस्टम सेल से 2 सेल बने हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम से, उसमें से हो सकता है एक सेल जाकर कल को रूट की डाइकोट रूट की पिथ बनाए और दूसरा सेल जाकर उसकी एपिडर्मिस की लेयर बनाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे एक सेल मेरिस्टम वाला है जो आगे जाके ऊपर मल्टीप्लाई करता जा रहा है, एक से कल को लीफ या रूट कुछ भी बन सकता है। तो वो वाली बात वो समझा रहा है कि मैं ओपन डिफरेंशिएशन क्यों कहता हूँ, कि अगर आज इससे इस वाले सेल से ये 2 सेल बन गए तो मैं आज ही नहीं बता सकता कि ये दोनों क्या करेंगे। फाइनली ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गन के अंदर इन सेल्स की प्लेसमेंट कहाँ है, उसके हिसाब से इसका फंक्शन डिसाइड होता है। डिटरमिनेंट फैक्टर देखो वही लोकेशन ऑफ सेल विद इन द ऑर्गन ही कहा जाता है, राइट। पोजीशन वर्सेस डिफरेंशिएशन देखो, अब जैसे जो सेल्स रूट अपाइकल मेरिस्टम से दूर चले जाएंगे बेटा वो रूट कैप के सेल्स बनाएंगे, और जो पेरिफेरी पर चले जाएंगे बेटा वो क्या बनाएंगे, एपिडर्मिस बनाएंगे। सिंपल सी बात है, जो सेल नीचे जाएंगे रूट में वो अपाइकल मेरिस्टम और ऊपर वाले एपिडर्मिस बनाएंगे, इसलिए इसे ओपन ग्रोथ कहा जाता है। तो देखो बेटा हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन की बात कर ली, ली डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, एनाटॉमिकल चेंजेस की बात कर ली, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, एब्सोल्यूट, एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, सारी बातें हमने कर ली बेटा। अब आगे चलते हैं फटाफट। डेवलपमेंट का मतलब होता है लाइफ साइकिल के अंदर हमारे अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, जर्मिनेशन से लेकर सेनेसेंस तक, यानी कि ऑलमोस्ट डेथ स्टेज तक। 2 पार्ट्स होते हैं, हमने पहले भी बोला था। जनरली हम जर्मिनेट करते हैं सीडलिंग, फिर हमारा वेजिटेटिव फेज आ जाता है, स्टेम लीफ बनाने वाला, फिर फ्लावर और फ्रूट वाला, और फिर वी डाई। ये एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा डायग्राम है जिस पे लेकर बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो ये कुछ बहुत बड़ी बात आपको नहीं कह रहा है, वो कह रहा है ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये आगे ग्रो कर गया, इसका प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ गया, यानी प्रोटोप्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गई। दो सेल्स बनेंगे, इनमें से जब ग्रो करेगा तो कहते हैं देखो 2 तरीके हैं, एक सेल जो बनेगा वो तो मेरिस्टम ही है, यानी वो वापस यहाँ आ जाएगा इसी लूप में। एक जो दूसरा सेल होगा वो आगे चला जा सकता है डिफरेंशिएट करने, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 प्लाज्मेटिक ग्रोथ, नंबर 2 इज एक्सपेंशन। प्रोटोप्लाज्म बढ़ाएगा, फिर इलोंगेशन में जाएगा, जब सेल इलोंगेट हो जाएगा तो फिर वो डिफरेंशिएट करेगा एक प्रॉपर फंक्शन, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैच्योर हो जाएगा पूरा 3 नंबर, 4 नंबर, और लास्ट में मैच्योर सेल की क्या होएगी, सेनेसेंस यानी एज, और फिर डेथ। तो कई बार बच्चे को लगता है ऊपर वाली ब्लू लाइन एरो और नीचे वाली अलग अलग है, नहीं वो एक ही सेल की फेजेस हैं बेटा, एक तरफ क्वालिटेटिव दिखा रहा है एक तरफ क्वांटिटेटिव दिखा रहा है, कुछ ऐसा आप कह सकते हैं। और जो पिंक लाइन हमें डायग्राम में दिखाई जाती है इसका मतलब होता है लूप को समझा रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल वापस मेरिस्टम भी बनाएगा, उनमें से एक तो हमेशा रहेगा ही उस लूप को कंटिन्यू करने के लिए, और एक आगे इस तरीके से ग्रो करने का एक्सपेंड करेगा ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये एक ही के सीक्वेंसेस बेटा हमें दिखाए जाते हैं, ये लूप दिखाया जा रहा है कि सेल डिवीजन होगी हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर, यहाँ से यहाँ पे सेल डिवीजन होगी तो एक सेल वापस मेरिस्टेमेटिक ही बन जाएगा और एक आगे ग्रो कर जाएगा। प्लास्टिसिटी, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ। प्लांट जो होता है बेटा वो जैसे जैसे रिस्पॉन्ड मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने फेजेस को बदल सकता है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, जिसमें से एक कॉमन एग्जाम्पल होता है हेट्रोफाइली, हेट्रो मतलब डिफरेंट, फाइली मतलब लीफ। लीफ की शेप प्लांट जो होता है वो अलग अलग दिखा सकता है हमें अलग अलग टाइम पर, जैसे डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल। और देखो एनसीईआरटी का इस पे क्लियर एग्जांपल है। डेवलपमेंटल में देखो लाक्सपुर नाम का एक प्लांट है, आपको साफ दिखेगा जुवेनाइल और एडल्ट में उसकी लीव्स में कितना अंतर है। एनवायरमेंटल पे अगर आप देखते हो तो बटर कप देख लो, टेरेस्ट्रियल में उसकी लीव्स ऐसी होती हैं और वाटर में ऐसी होती हैं। तो ये जो अलग अलग शेप ऑफ लीव्स बनाई जा रही है डिपेंडिंग अपॉन डेवलपमेंटल और द एनवायरमेंटल स्टेज बेटे, इसे हम बोलते हैं हेट्रोफाइली या प्लास्टिसिटी। फिफ्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है कि व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का और क्या नाम होता है, तो इसको भाई हम लोग बुलाते हैं फाइटो हार्मोन्स, या हम में से कुछ लोग बुलाते हैं प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस।
इसके अंदर देखो डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकल कंपोजिशन के, इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। केमिकल ग्रुप्स के हिसाब से देखें तो इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, आइडेनिन डेरिवेटिव्स होते हैं, कैरेटेनॉइड होते हैं, या फरफिरा अमीन आपको एक जगह और अभी ऑटोक्लेव्ड डीएनए में भी काम आएगा, टर्पीन्स होते हैं और गैसेस होती हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा गिबरलिन्स टर्पीन्स हैं। टर्पीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी थे जो हमने बेटा बायोमोलिक्यूल के टॉपिक में पढ़े थे। आगे चलते हैं, ये गैसियस होता है इथाइलिन। एज पर फंक्शन देखो ज्यादातर ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, फ्लावरिंग को प्रमोट करेंगे। ऑक्सिन, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। इनहिबिटर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जब प्लांट को चोट लग जाती है, प्लांट स्ट्रेस में अनफेवरेबल कंडीशन में आता है, तो इनहिबिटर हार्मोन्स आते हैं उसको बचाने के लिए, ताकि ग्रोथ को रोक दें और सर्वाइवल पे ध्यान दें उस टाइम पर। डोरमेंसी, एब्सिशन, ये इसका काम होता है। एब्सिशन मतलब पत्तों का गिरना वगैरह, उस तरीके की बात कर रहा है वो। इथाइलिन दोनों ग्रुप में फिट करता है, बट लार्जली क्या है बेटा, लार्जली इथाइलिन भी एक इनहिबिटर ही होता है। तो ग्रोथ को रोकने के लिए सर्वाइवल मोड पे जाना पड़ेगा तो ग्रोथ इनहिबिटर, और ग्रोथ फेवरेबल कंडीशन में होती रहेगी तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हमें चाहिए होते हैं। फिर बात आती है इनके डिस्कवरीज कैसे हुई है। इन सब की डिस्कवरीज, ज्यादातर की डिस्कवरीज बेटा एक्सीडेंटल ही रही है। जैसे द बिगनिंग, चार्ल्स डार्विन ने देखा, ये एनसीईआरटी का बड़ा क्लासिकल डायग्राम है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता है कि अगर मैं टिप ऑफ द प्लांट देख रहा हूं तो ये टिप ऑफ द प्लांट हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ जाती है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था कि लाइट के डायरेक्शन इधर से तो इधर ही बेंड हो रहे हैं। फिर इसने इस टिप को ही काट दिया, देखो ये साइज छोटा हो रहा है, यानी इसने इस टिप को उड़ा दिया, तो अब कोई बेंडिंग ही नहीं है। फिर मैंने इसको एक ओपेक सब्सटेंस से क्रॉस कर दिया कि अब लाइट जा तो रही है इसके पास, बट ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, फिर से इसने बेंड नहीं करा। और फिर जब मैंने इसे एक ट्रांसपेरेंट से करा और लाइट इसको मिली, तो देखो फिर से अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो थोड़ी सी इसकी जो बैंड है वो हो गई। इसलिए उसने समझाया बेंडिंग या ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कहां पर करा गया, टिप ऑफ द कोलियोपेटाइल। टिप ऑफ द कोलियोपेटाइल, कोलियोपेटाइल मतलब जो प्लूम्यूल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को कवर करता है वो शीट, क्लोराइजा मतलब जो रेडिकल को करती है। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने इसको सबसे पहली बार बेटा ऑब्जर्व करा था। इन्होंने कहा कोलियोपेटाइल्स रिस्पॉन्ड टू यूनिलैटरल एलिमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द टिप, है ना, किस पे, कैनरी ग्रास पे। ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन था। किसके कारण हो रही है, उस चीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे, ऑक्सिन को निकालने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, एफ.डब्ल्यू. वेंट, राइट। उन्होंने ऑट सीडलिंग्स या एवेना वाले प्लांट से ऑक्सिन को निकाला था, देखते हुए कि उसकी टिप भी लाइट की तरफ मुड़ रही है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से, ग्रोथ सब्सटेंस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने आंसर दिया था कि ऑक्सिन की वजह से हो रहा है। ये कोई ऐसा इन्फ्लुएंस ट्रांसमिट कर रहे हैं टिप ऑफ द कोलियोपेटाइल जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, और वो इन्फ्लुएंस क्या था, वो इन्फ्लुएंस ऑक्सिन था, वो हार्मोन था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। डिस्कवरी ऑफ गिबरलिन्स, एक डिजीज था बेटा, बेकाने या बकानिया डिजीज, किससे होती थी, तो फंगस से होती थी। कौन सा फंगस था भाई, गिबरेल्ला फ्यूजिकोराए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई ये डिजीज जो है ये फंगस की वजह से हो रही है, फंगस की किसी सिक्रीशन की वजह से हो रही है, एक। दूसरा, ई कुरोसोवा ने क्या किया बेटा, कि इस फंगस को लैब में ग्रो कराया। जब ग्रो करेगा तो फंगस सेप्रोफिटिक है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, जो इसकी सिक्रीशंस थी और फंगस था, सिक्रीट होने के बाद दोनों को एक फिल्टर मेम्ब्रेन में से क्रॉस करा, तो फंगस ऊपर रह गई, सिक्रीशन लिक्विड थी तो वो नीचे आ गई, फंगस और हाइफे ऊपर रह गए। जो वो नीचे आ गया उसे बोलते हैं बेटा हम स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस। एक्टिव सब्सटेंस क्या था इनके अंदर, फंगस नहीं था, उस जो सिक्रेटरी सब्सटेंस था वो क्या था, गिबरलिक एसिड। और ऐसा देखा गया बेटा जब भी हम इन्हें शुगर केन या कहीं इस्तेमाल करते हैं गिबरलिक एसिड्स को, तो उनके स्टेम के अंदर हमें अच्छी खासी इलोंगेशन देखने को मिल जाती है। तो उसके लिए हमने बाद में इस गिबरलिन का इस्तेमाल किया, जो कि एक एसिडिक होता है, एसिड है तो देखो एसिडिक नेचर तो इसका होगा ही होगा। डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनिन किसने करी, इन्होंने कहा
इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टैम, इसको ग्रो कराना था मुझे, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करना था पूरा प्लांट बनाने के लिए, तो मैंने इससे कुछ हिस्सा लिया जिसका नाम हो गया कैलस। लेकिन जब मैं इस पे सिर्फ ऑक्सिन डाल रहा था तो ये ग्रो नहीं कर रहा था, जब तक मैं इस पे क्या ना डाल दूं, ईस्ट कोकोनट या डीएनए यूज ना कर लूं, तब तक ये ऐसा काम हमें करके नहीं दे रहा था। तो बाद में समझ में आया हमें कि ईस्ट कोकोनट या डीएनए डालने से क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला डीएनए भी वो नहीं जो फ्रेश हो, डीएनए वो या तो पुराना हो या ऐसा डीएनए जिसको हमने हीट करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया हो। जब हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें एक टर्म बताया था बेटा, N6 फॉरफिरुलोअमीन, ऐसा एक प्रोडक्ट बनता है, नाइटीन भी जिसको हम कह रहे हैं। देखो इसी प्रोडक्ट की वजह से ग्रोथ होती है, इसी प्रोडक्ट की वजह से ग्रोथ होती है। और जिस फिश पे के डीएनए से वो काम करे तो इसे हेरिंग फिश कहते हैं, और क्योंकि हीट करके आपने तोड़ के वो सब्सटेंस ऑब्टेन करा था एक्सीडेंटली, इसलिए उसे ऑटोक्लेव्ड डीएनए का नाम भी कई बार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है बेटा। बाद में देखा गया कि ईस्ट कोकोनट के अंदर, जो कोकोनट प्लांट में जो वैस्कुलर टिश्यू है उसके अंदर ये सब्सटेंस पाया जाता है, इसी वजह से उसके वैस्कुलर टिश्यू डालने पर इसकी ग्रोथ देखी जा रही थी, किसकी, कैलस की कंप्लीट ग्रोथ देखी जा रही थी। इस सब्सटेंस को बाद में मिलर ने आइडेंटिफाई करा और क्रिस्टलाइज करके हमें दिया निटिन। बहुत टाइम तक माना गया कि इसका कोई नेचुरल सिंथेटिक चीज़ अवेलेबल नहीं है, नेचुरल अवेलेबल नहीं है साइटोकाइनिन, बट बाद में हमें जिटीन नाम का जो है कॉर्न्स अंदर के अंदर मटेरियल दिख गया था जो ऐसा काम कर सकता है साइटोकाइनिन जैसा। ये सेल डिवीजन को जनरली प्रमोट करते हैं, ये सेल डिवीजन को जनरली बेटा प्रमोट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ एबीए एंड एथाइलिन, एब्सिसिक एसिड के लिए 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने 3 इनहिबिटर्स ढूंढे थे, तीनों का नाम ये है। ऑल 3 वर प्रूवन टू बी आइडेंटिकल, और इनका नाम क्या रखा गया था, एब्सिसिक एसिड। इनहिबिटर बी एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन, नाम से पता चल रहा है कि डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कराएंगे ये लोग। एथाइलिन, H.H. कजन्स नाम के साइंटिस्ट थे, कंफर्म्ड रिलीज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। इससे क्या होता था, अनराइप्ड बनानास जो थे हमारे वो फास्ट राइप कर रहे थे, यानी कि जल्दी से मैच्योर हो जा रहे थे, ऐसा देखा जा रहा था। इथाइलिन गैशियस होता है, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इट इज गैशियस। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होता है बेटा इस केस में कि लार्जली ये एक इनहिबिटर ही है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो H.H. कजन्स ने कर दिया बेटा, 3 इंडिपेंडेंट एब्सिसिक एसिड में हो गए। एब्सकॉग जो है वो साइटोकाइनिन के लिए आ गया, मिलर ने आइडेंटिफाई कर दिया, और गिबरलिंस के लिए आ गया, और ऑक्सिन के लिए तो डार्विन वाले बंदे थे ही। ऑक्सिन्स की बात करते हैं, तो ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो। पहली बार इसे ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्म अप्लाइड टू इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड अदर नेचुरल सिंथेटिक ग्रोथ रिलेटिंग कंपाउंड्स। साइट ऑफ प्रोडक्शन रूट और स्टेम अपाइकल मेरिस्टम पे जनरली ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ये, और ग्रो करने के लिए फिर साइडवेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जहाँ भी इनका काम होता है वहाँ इनको बेटा माइग्रेट कर दिया जाता है। नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक, नेचुरल मतलब डायरेक्टली प्लांट से, 2 ग्रुप होते हैं इसमें, IAA और IBA। सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल, जैसे कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो ये दोनों सिंथेटिक हैं बेटा। आई वाले जो हैं वो दोनों नेचुरल हैं, और जो बिना आई वाले हैं वो दोनों सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक देखो दिख रहा है माइक्रोस्कोप वगैरह, या आपने केमिकली आइसोलेट करा है टेस्ट ट्यूब के अंदर या फ्लास्क के अंदर। और नेचुरल का मतलब होता है जिसमें लीफ वगैरह से आप डायरेक्टली चीज़ें ऑब्टेन करते हैं। रूटिंग, फ्लावरिंग एंड एब्सिशन, 3 फंक्शन होते हैं ऑक्सिन्स के साथ बेटा हमेशा एसोसिएटेड। पहला, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के केसेस में हम लोग रूट कर सकते हैं स्टैम की कटिंग्स पर, स्टैम पे अगर इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ से रूट आने लगती हैं, लेकिन रूट की वो नॉर्मल पोजीशन तो है नहीं, इसलिए उसे हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं इसमें। फ्लावरिंग प्रमोट करता है जैसे पाइनएप्पल्स में, एब्सिशन को रोकता है, यानी कि अर्ली स्टेज पर फ्रूट और लीफ ड्रॉप नहीं होना चाहिए उसको देखता है। ये जो है बेटा, ये जो गिर जाती है पत्तियां या फल जल्दी, उसको रोकता है। प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर एंड मैच्योर लीव्स, देखो यंग वन को रोकेगा, ओल्डर को हटा देगा, क्योंकि ओल्डर को देने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स वो बेकार में लेगा, कल को उसे गिरना तो है ही वहां से प्लांट से। फिर फिनोमेना ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, जब भी ये ग्रो करता है बेटा, जब तक ऑक्सीजन ज्यादा रहता है तो ग्रो करता रहता है ऊपर की तरफ, है ना, और इसको अगर हटा दूंगा मैं तो फिर साइड ग्रोथ हो जाएगी। टी प्लांट्स में मुझे पत्तियां ज्यादा चाहिए, हाइट नहीं चाहिए, इसलिए मैं वहां पे डीकैपिटेशन करता रहता हूँ, ऑक्सीजन को कट करता रहता हूँ।
टी प्लांटेशन में मैं यही करता हूँ कि मैं शूट टिप्स या डिकैपिटेशन कर देता हूँ, उन्हें हटा देता हूँ, तो लैटरल बर्ड्स या लीव्स वगैरह ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, मेरे को चाय की ज़्यादा पत्तियाँ मिल जाती हैं। दूसरा हेज मेकिंग होता है, उसमें भी वही है कि जैसे साइड वॉल्स में कई बार ग्रीनरी की बना देता हूँ, दो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बीच में ग्रीनरी की पूरी लेयर हो, तुम दूसरी तरफ हो, वो हेज मेकिंग में भी यही देखते हैं कि हाइट ज़्यादा ना हो बट बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो ताकि गैप ना दिखे स्ट्रक्चर्स के बीच में। वॉल मेकिंग या हेज मेकिंग भी हम बेटा इसी तरीके से करते हैं। पार्थेनोकार्पी में हेल्प करता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनो मतलब वर्जिन, कार्पी मतलब फ्रूट। हर्बिसाइड इलेक्शन होता है, डाइकॉट वीड को टारगेट करता है, मोनोकॉट को नहीं। वीड मतलब कोई भी अनवांटेड ग्रोथ जो होती है हमारे प्लांट्स की, डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट। सेलुलर रोल क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और जाइलम डिफरेंशिएशन में भी बेटा ये हेल्प करता है। तो जाइलम डिफरेंशिएशन हो गया, हर्बिसाइडल एक्शन हो गया, पार्थेनोकार्पी हो गया, अपाइकल डोमिनेंस का फेनोमेना हो गया, रूटिंग, फ्लावरिंग और एब्सीजन हो गया। गिबरलिंस प्रमोटरी होता है बेटा, ये डाइवर्सिटी मोर देन 100 टाइप्स रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा काम होता है वो GA3 पर होता है। केमिकली सारे ये एसिडिक होते हैं, ये भी हमें पता होता है। कहाँ कहाँ काम आता है, तो एक तो मॉल्टिंग इंडस्ट्री में बहुत काम आता है ये। मॉल्टिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है सीरियल्स वगैरह से हम अमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, सीरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं शुगर्स में, फिर उस शुगर से अल्कोहल या बियर वगैरह बनाते हैं, उसे मॉल्टिंग या ब्रीवर्स इंडस्ट्री कहते हैं। दूसरा बेटा ये शुगर केन जो होता है, शुगर केन कह रहा हूं सॉरी, दूसरा लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स में बहुत हेल्प करता है उनको इंक्रीज करने में। अगर ग्रेप के स्टॉक्स बहुत छोटे छोटे होंगे तो कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि वो एक दूसरे से क्रश कर जाते हैं, प्रॉपर एयर नहीं होती तो उतने अच्छे से वो ग्रो नहीं करते अगर एयर का ओपन सर्कुलेशन उनके पास ना हो। ऐसे ही इलोंगेशन ऑफ एप्पल वगैरह में भी काम आ जाते हैं, फ्रूट जो होता है। फिर कहते हैं सेनेसेंस को डिले करने में भी काम आ जाते हैं। ये सारे फंक्शंस उसने NCERT के अंदर बेटा लिखे होते हैं। और क्या क्या फंक्शन करता है भाई, तो इसके अलावा देखो शुगर केन के अंदर भी वो काम करता है, कैसे स्टेम की लेंथ को बढ़ा देता है, पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, फिर और ज़्यादा बढ़ा देगा। कितनी बढ़ जाती है इससे, उत्पादन जो है गन्ने का वो 20 टन पर एकड़ तक बढ़ सकता है। कॉनिफर्स जो होते हैं हमारे, अगर हम उन पे डाल देते हैं तो कॉनिफर्स जनरली एडल्ट स्टेज बहुत लेट रीच करते हैं, बट अगर हम गिबरलिंस का इस्तेमाल करते हैं तो मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाता है या फास्ट हो जाता है। और मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा तो सीड प्रोडक्शन या नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्शन भी क्या होगी बेटा, कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी आ जाएगी। ये भी बेटा काफ़ी जल्दी आ जाएगी। तो कॉनिफर्स और शुगर केन भी हमें क्लियर होना चाहिए। बोल्टिंग इन रोजेट प्लांट, रोजेट प्लांट का मतलब होता है कुछ ऐसा कि भाई जो एक्सेस है हमारी, जो इंटरनोड्स हैं वो बहुत पास पास हैं। इंटरनोड का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर ये स्टेम का एक्सेस है, यहाँ से लीफ आ रही है और यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से आ रही है, तो इंटरनोड ठीक ठीक गैप पे है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक इंटरनोड यहाँ है, तो ऐसा लगेगा बेटा दूर से देखने में जैसे सारी लीफ एक ही जगह से क्या हो रही हो, ओरिजिनेट हो रही हो, जैसे यहाँ दिख रहा है। लेकिन जब मैं गिबरलिन डाल दूंगा तो देखो यहाँ लीफ ऐसे लग रहा था एक ही पॉइंट से आ रही हैं, बट अगर तुम दूसरे डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें क्लियरली दिखेगा बेटा कि लीफ जो होती हैं वो ऑलमोस्ट समझ आ रहा है कि ये थोड़ा अलग अलग ओरिजिनेशन हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बोल्टिंग। क्या बोलते हैं, बोल्टिंग या इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। गिबरलिन इसे प्रमोट करता है। जिन प्लांट्स के पास ये शॉर्ट या पास पास वाले इंटरनोड्स होते हैं उस हैबिट को बोलते हैं रोजेट हैबिट, जिसमें लीफ एक सर्कल में अरेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो बीट और कैबेज कहलाता है। इसको इलोंगेट करने का काम गिबरलिन्स करते हैं। तो गिबरलिन्स के फंक्शन कहाँ कहाँ काम आते हैं, प्रमोटरी है और बोल्टिंग। फिर आता है साइटोकाइनिन। तो मैंने समझाई था बेटा 19 हमने डिस्कवर कर रखा है। ये एक मॉडिफाइड एडेनिन DNA के ब्रेकडाउन से मिला हुआ प्रोडक्ट है, उसमें एडेनिन होता ही है। ऑटोक्लेव हेयरिंग स्पर्म DNA, फिश होती है हेयरिंग फिश, उसके DNA को जब हम हीट करते हैं तो वो टूटता है N फॉर्फुरुला अमीन जो हमने कंपाउंड देखा था उसमें। और ऐसा माना जाता था पहले कि नेचुरली अक्कर नहीं होता प्लांट्स में, हालांकि आज हमें नेचुरली भी ये कॉर्न कर्नल्स या कोकोनट मिल्क से मिल जाता है। प्राइमरी इफेक्ट, स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, यानी ये उन रीजन्स में ज़्यादा पैदा होता है बेटा जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन होती है, जैसे कि रूट अपेक्स, शूट अपेक्स या यंग फ्रूट्स। उन रीजन्स में
ये ज़्यादा देखा जाता है जहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से हो रही होगी। ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन क्या क्या करेगा भाई, ये नई नई जगह पर होगा रूट शूट अपाइकल मेरिस्टम में, तो न्यू लीफ, क्लोरोप्लास्ट, लैटरल शूट्स, एडवेंटिशियस शूट बनाएगा। अपाइकल डोमिनेंस को ये ओवरकम करता है। साइटोकाइनिन का लेवल बढ़ता है तो प्लांट साइड में बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो प्लांट अप साइड बढ़ता है। प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ सेनेसेंस। जो बिल्कुल एजिंग भी हो रही होती है उनको अगर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो सेनेसेंस उनमें थोड़ा डिले हो जाती है साइटोकाइनिन की वजह से। ये देखो हाई ऑक्सीजन टू साइटोकिन रेशियो, रूट फॉर्मेशन, लो ऑक्सीजन शूट फॉर्मेशन। लो ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन का क्या मतलब है, फिर हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन का क्या मतलब होता है, तो उस तरीके से वो देखता है कि साइटोकाइनिन बढ़ने पर और ये बढ़ने पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो दिखाया उसने। इंटरमीडिएट रेशियो में कैलस बनता है, तीनों वैल्यूज आपको दिखाई है किसके अंदर क्या चेंज होता है। इथाइलिन एक गैशियस पीजीआर होता है बेटा, प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स बाय वो टिश्यूज जो सेनेसेंस में जाते हैं और राइपनिंग फ्रूट्स। इफेक्ट्स ऑन सीडलिंग, सीडलिंग मतलब जो जाइगोट से बना है, जो कल बाद में प्लांट कन्वर्ट होने वाला है। 3 इफेक्ट होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराते हैं उनकी, एक्सेस को स्वेल कराते हैं यानी, और अपाइकल हुक फॉर्मेशन कराता है डाइकॉट सीडलिंग में यानी एपिकोटाइल हुक। इसको ट्रिपलेट रिस्पॉन्स भी कहते हैं क्योंकि ये 3 चीजें हमें बेटा करके देता है कौन, इथाइलिन। फ्रूट राइपनिंग एंड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, हाईली एफिशिएंट फ्रूट राइपनिंग करता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, तो बेटर ऑक्सीजन वगैरह की कंसंट्रेशन हमें मिलती है, तो हमारा फ्रूट जो होता है वो फटाफट मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, उसे रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। देखो पहले वाला सेनेसेंस को डिले कर रहा था गिबरलिन भी, साइटोकाइनिन भी, बट ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, एब्सिशन को प्रमोट करता है, इसलिए इसे लार्जली इनहिबिटर माना जाता है। डोरमेंसी, सीड और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो ये ग्रोथ वाली बात हो गई, इसलिए कहा गया था मिक्स में आता है। जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकता है। पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग यानी उनके जो आई बर्ड्स होते हैं वहां से ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। डीप वाटर राइस, प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन द प्लांट्स जो डीप वाटर में रहते हैं। हेल्प लीफ एंड अपर शूट पार्ट रिमेन अबव द वाटर, कि राइस का जो लीफ या शूट पार्ट है वो ऊपर रहे पानी के लेवल से, उसमें ये बेटा क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, उसके लिए पेटियोल जिस पे लीफ लगी होती है स्टेम एक्सिस से जुड़ते हुए, उसको इलोंगेट करा देता है। रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, तो रूट हेयर फॉर्मेशन को बढ़ाना, पेटियोल इंटरनोड को बढ़ाना, डोरमेंसी को तोड़ना, एब्सेशन को प्रमोट करना, राइपनिंग और रेस्पिरेशन पे ध्यान रखना, ये सब इसके काम होते हैं। लास्ट में इथाइलिन के अंदर देखा जाता है एटेफॉन, एक केमिकल जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है बेटा। फ्लावरिंग सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है पाइनएप्पल में। जनरली क्या होता है, एक फील्ड में आपने अगर पाइनएप्पल्स को ग्रो कर रखा है तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कुछ पाइनएप्पल्स पहले ग्रो करते हैं कुछ बाद में, लेकिन अगर हम एटेफॉन का यूज़ कर लेते हैं तो हमें दिखता है एटेफॉन का यूज़ करने के बाद कि सारे पाइनएप्पल्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही मैच्योर हो रहे होते हैं। क्या होता है, एक एक्वा सॉल्यूशन होता है जिसको हम जब प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है धीरे धीरे। फ्रूट राइपनिंग हासन्स फास्ट करता है। एक्सलरेट एब्सिशन हमने पहली बात कर ली थी, जैसे कि कॉटन, चेरी और वॉलनट की वॉल्स को थिन करना। फीमेल फ्लावर्स, मेल और फीमेल ककम्बर में से फीमेल जो फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर एक ककम्बर में कल को कन्वर्ट होता है, तो ये प्रमोट करता है इस बात को कि फीमेल फ्लावर्स ही ज़्यादा डेवलप हों, मेल फ्लावर ज़्यादा डेवलप ना हो, इसलिए एग्रीकल्चर में इसको बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जाता है बेटा। तो फ्लावरिंग सोर्स, फ्रूट राइपनिंग, फीमेल फ्लावर्स, ये वाली बात हो गई। एब्सिसिक एसिड द इनहिबिटर, रोकने वाला बंदा कौन है इस सारे प्रोसेस को, तो रोकने वाला बंदा होता है, डिस्कवरी और रोल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, तो पहला स्टेप ग्रोथ का रोक दिया, राइट, ग्रोथ इनहिबिटर होता है। स्टोमेटा को क्लोज करता है, जबकि गिबरलिक एसिड वगैरह स्टोमेटा को ओपन कर रही थी, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है, वो बढ़ाते हैं, इसलिए भी थोड़ी देर में आएगा कि ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं। टॉलरेंस, इसके कारण प्लांट जो होता है वो सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, स्ट्रेस को बेटर टॉलरेट कर पाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लांट टॉलरेंस टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस बढ़ती है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। क्या नाम होता है बेटा, स्ट्रेस हार्मोन।
सीड डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हेल्प सीड्स विथस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है वाटर लॉस। सीड के अंदर से अगर 90-95% पानी चला जाए उसके बाद भी सीड मरे ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एंटागोनिस्टिक होता है देखो गिबरेलिन के साथ, जैसे मैंने 2 एग्जांपल्स टोमेटल क्लोजर और सीड जर्मिनेशन पे आपको दे भी दिए कि दोनों का फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट देखा जाता है। कैसे साथ काम करते हैं, कोई भी इवेंट बॉडी में अगर हो रहा होता है, जैसे डोरमेंसी हो रही है, एब्सिजन हो रहा है, सेनेसेंस, तो ऐसा नहीं है कोई एक ही काम करता है, ये सब मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस एक दूसरे के साथ करते हैं, तभी हमें रिजल्ट दिखता है। तो आपस में ये देखो मिलकर काम करते हैं पांचों, ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम होता है। कई बार एक दूसरे के साथ सिनर्जिस्टिक काम करते हैं, कई बार एंटागोनिस्टिक काम भी देखा जाता है, राइट। बियॉन्ड हार्मोन्स और भी बहुत सारे कंट्रोल फैक्टर्स हैं। 5 प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस तो हार्मोन्स ही हैं, उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें से एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है पीजीआर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखो जेनेटिक मेकअप भी प्लांट का डिसाइड करता है चीज़ें, उसके अंदर इंटरनल केमिकल क्या सिग्नल्स हैं, उसके अलावा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स लाइट और टेम्परेचर, है ना। इन ये सब मिलकर ये सब प्लांट ग्रोथ हार्मोन फैक्टर्स मिलकर कौन कौन से इवेंट्स कंट्रोल करते हैं, बाय दीज फैक्टर्स। मिलकर ये कौन कौन से इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मैं लो टेम्परेचर इंड्यूस करता हूं तो उससे अगर फ्लावरिंग प्रमोट करा रहा हूं तो उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा बेटा फ्लावरिंग का मतलब होता है ना, तो वर्नलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, लो टेम्परेचर इंड्यूस करता हूं तो फ्लावरिंग प्रमोट करना, फ्लावरिंग है ही। डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स, इन सब के अंदर बेटा इन सारे फैक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये क्विक रिवीजन हो जाएगी। फिर ऑक्सिन का काम क्या, रूटिंग, वीडिसाइड। गिबरलिन का काम बोल्टिंग, माल्टिंग, स्टॉक लाइन। साइटोकाइनिन का काम सेल डिवीजन, डोमिनेंस। एबीए का काम स्टोमेटल क्लोजर, स्ट्रेस हार्मोन। इथाइलिन का काम राइपनिंग, रेस्पिरेटरी, क्लाइमेटिक एंड रूट हेयर्स होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस बेटा, जो आपने पेशेंसली वीडियो को सुना और देखा। ये सारे आपके सामने मैंने रिवाइज करा दी हैं स्लाइड्स, फटाफट आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर इस टॉपिक में रह जाए तो अपन फिर से भी पढ़ सकते हैं इस सारे चैप्टर को। अब इसके बाद बेटा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बेटा, हैव ए गुड डे अहेड।